हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु इंस्टीट्यूट। दिस इज शिखर खरे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर, विच इज़ वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है बेटा, इसमें दो तीन चीज़ें मैंने देखिए फ्रॉम द वेरी बेसिक अगर हम बात करें तो क्लास नाइन्थ में गिने चुने आपके देखा जाए तो सिर्फ चार चैप्टर्स हैं जो आपको कायदे से पढ़ने होते हैं। ठीक है, वो आपको लग रहा होगा कि सर आपने ग्रेविटेशन छोड़ दिया, ऐसे कैसे थर्ड चैप्टर तो वो है। बेटा ऐसा नहीं है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों है, मैं इसको क्यों थर्ड चैप्टर बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया है कि वो फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन के साथ आपका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर चिपका दिया है। ठीक है, तो इस वजह से ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अभी देखो, मैंने जो लाइव सेशंस आप लोगों के साथ लिए थे बेटा, उसमें मैंने आप लोगों को फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन पूरा खत्म कर दिया है। उसमें अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाना रह गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वर्क पावर एनर्जी का, ये हम लोगों का बहुत एक अच्छा चैप्टर होना है। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे आपके पास, और बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जिसमें कि आपको मैं पूरी मदद करूँगा कि आपको जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। चलिए, अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले उसको आप ध्यान से सुन लो। कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं बेटा, मैं बार बार कवर कर रहा हूँ। देखो, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे नए नए बच्चे भी वीडियो पे आते हैं, और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत सारे नए बच्चे जो हमारे वीडियो पे आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें को बार बार एक बार कवर कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ वो प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, क्योंकि और ये एक फैक्टर बेटा ये भी है, क्योंकि अभी आप लोगों का ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नया है। फिजिक्स आप लोगों ने अभी तक अलग नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी अलग करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक क्या था कि आप लोग साइंस की बुक में ही सारे चैप्टर्स को पढ़ लेते थे, बट ऐसा नहीं होता है बेटा। नाइन्थ क्लास से थोड़ा सा सिचुएशन बदल जाती है, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को हाई क्वालिटी स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस वजह से मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट ओवरव्यू है वो अच्छा होना चाहिए। आपको समझ में, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इस चीज़ का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए कि इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और वो जो नॉलेज है वो बेटा मैं आपको दूंगा, ये मैं आपको समझाऊंगा कि आपको ओवरव्यू में क्या पढ़ना, ओवरव्यू एक दूंगा कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि यस, ये सारे टॉपिक आएंगे। तो जब हम लोग उस टॉपिक तक पहुंचते हैं या उस टॉपिक पे हम लोग होते हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि यस सर, आपने ये चीज़ बताई थी, और ये इससे कनेक्टिविटी अच्छी बनती है। ठीक है, तो अभी तक देखो, इसमें एक चीज़ और बेटा मैं बेसिकली बहुत बेसिक से एक चीज़ जोड़ूंगा कि मैंने अभी तक देखो जो आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ाए हैं, चाहे वो मैंने मोशन पढ़ाया हो, चाहे वो फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया हो, और चाहे मैं ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने हमेशा आप लोगों को हर चैप्टर पे एक ये चीज़ बताई कि ये चैप्टर क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो सेम एज दैट बच्चों, हम लोग यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। क्यों सर इस चैप्टर का नाम अचानक से वर्क पावर एनर्जी आ गया? अभी तक तो हम लोग फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन ही कवर कर रहे थे। ठीक है, चलो, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं अपने चैप्टर की स्टार्टिंग में बेटा। लेक्चर नंबर 1 है वर्क पावर एनर्जी का, जो हम लोगों को स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 1 पूरा इंट्रोडक्शन पे होगा। इंट्रोडक्शन में इसको आपको बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। यस, अब देखो, अब बच्चे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, क्लास नाइन्थ में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि क्लास नाइन्थ में आपको चार चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं। एक है आपका मोशन, दूसरा है लॉज ऑफ मोशन, तीसरा है वर्क पावर एनर्जी, और चौथा है हमारा साउंड। ये चार चैप्टर हैं। अब आप लोग ये मत सोचना कि सर आपने तो ग्रेविटेशन वाला टॉपिक ही हटा दिया। नहीं बेटा, ग्रेविटेशन और टॉपिक मैं इसके साथ यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो अब देखो, ये है आपका टॉपिक।
ठीक है, ये आपके टॉपिक 4 हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ने थे। ठीक है, तो जिसमें से हम लोगों ने बेटा ये 2 टॉपिक पढ़ लिया है अभी अपने लाइव के सेशंस में, है ना। आज हम लोग आज हम लोग स्टार्ट करने अपना ये वाला चैप्टर विच इज वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी में देखो आपको क्या पढ़ना है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इन दिस चैप्टर वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी में बेटा देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर जब जब मैंने आप लोगों को मोशन पढ़ाया था, फिर मैंने आप लोगों को फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी बच्चों। ठीक है, अब देखो ये 2 चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था कि आपने क्या पढ़ना है। देखिए मोशन में बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, मोशन में आप लोगों को पढ़ना है व्हाट इज मोशन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज मोशन। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ने पढ़ा कि कॉज ऑफ मोशन क्या होगा। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन हम लोगों ने फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में पढ़ा कि क्या कॉज होगा। यस, तो फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में बच्चों हम लोग ने ये देखा कि कॉज ऑफ मोशन क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जो है हमारा वर्क पावर एनर्जी। अब देखो वर्क पावर एनर्जी में बेटा हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की बात यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपने पढ़ा मोशन, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कॉज ऑफ मोशन विच इज फोर्स। अब आपको ये समझ में आएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, वो चल रहा है या स्पीड में है, वो डिफरेंट चीज़ है, वो अलग एकदम चीज़ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ जाता है तो उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, वो कितना वर्क करेगा, कितना एनर्जी का लॉस होगा, क्या एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, ऊपर गया तो कितनी एनर्जी, नीचे आया तो कितनी एनर्जी, ये सारी चीज़ें को अगर हम लोग डिस्कस कहाँ पे करते हैं बेटा, वो हम लोग डिस्कस करते हैं वर्क पावर एनर्जी में। कि ठीक है कि पावर क्या होती है, क्या किसको हम लोग वर्क कहते हैं, कौन सी सिचुएशन में वर्क जीरो होगा, कौन सी सिचुएशन में वर्क पॉजिटिव होगा, कौन सी सिचुएशन वर्क नेगेटिव होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कवर करते हैं। समझ में आ गया। ये जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर आप लोगों का मोशन वगैरह से थोड़ा सा हटके होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो बहुत सिंपल और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो आपके साथ हमेशा बनी रहेगी इस चैप्टर में है, वो है फोर्स। वो क्या है? फोर्स। फोर्स हमेशा आपका इस चैप्टर में बना रहेगा, क्योंकि देखिए कनेक्टिविटी आप अगर देखिए बच्चों, तो मोशन में आप लोगों ने बॉडी के सिर्फ पोजीशन के बारे में समझा था कि बॉडी की पोजीशनिंग कहाँ पे कहाँ होगी। ठीक है, हम लोगों ने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी वो चीज़ हम लोगों ने देखी कि वहाँ पे जनरली हम लोगों का दो चीज़ें मैटर करती है कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है, क्या वहाँ पे उसकी पोजीशन थी, क्या वहाँ पे उसका डिस्टेंस उसने कवर किया, क्या उसने टाइम दिया। ठीक है, अब इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है बेटा, क्योंकि इससे जस्ट पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, तो जाहिर सी बात है कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं उससे से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक है बेटा वर्क पावर एनर्जी का, आपका इसमें आएगा फोर्स के बारे में। ठीक है, फोर्स के बारे में आज सच तो कुछ नहीं कहेंगे, बट हाँ इसमें फोर्स ने भी अपनी थोड़ी सी जगह बना रखी है, क्यों फोर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थ्रू आउट द फोर्स तो वैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट हाँ यस, क्योंकि मोशन है, क्योंकि बॉडी, ये जो वर्क पावर एनर्जी है, दिस इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हीं की, क्योंकि जब तक बॉडी मोशन में नहीं होगी तब तक वहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप नहीं निकाल सकते, तो इस वजह से यार, इसलिए वहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इस वजह से फोर्स वहाँ पे आ रहा है, क्योंकि फोर्स इज द कॉज ऑफ द मोशन, जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, विच इज वर्क पावर एंड एनर्जी।
तो आई होप सो मैंने आप लोगों को बताया है। यस, एक चीज़ दो तीन चीज़ें और रह रही बच्चों, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में क्या पढ़ना है, ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दो चीज़ें और, ठीक, चलो एक दो चीज़ें और देखो। अब वर्क पावर एनर्जी में जो हम लोगों का टॉपिक है, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में बच्चों देखो तीन चीज़ें हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा वर्क है, ये हमारा पावर हो जाएगा, और ये हमारा एनर्जी है। इसमें एनर्जी हमारी दोनों आएंगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। इसके भी बेटा सर्टेन केसेस होंगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पावर का हमारे पास कोई बहुत एज सच कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पावर कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन होता है यहाँ पे, आप सबको पता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। इसका सिंपल एक फॉर्मूला है, P इज टू डब्ल्यू बाई टी। हम लोगों को यही डिस्कस यहाँ पे करना होगा। समझ में आ गई मेरी बात, P इज टू डब्ल्यू बाई टी। ओके, तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, विच इज़ वर्क, कि वर्क किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्क पावर एनर्जी में। सबसे अपना पहला टॉपिक, तो यहाँ पे आई होप सो मैंने आप लोगों को सारा एक ओवरव्यू दे दिया है कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या यहाँ पे किस टाइप की चीज़ें होंगी, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपसे किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन देखो इस टाइप के भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि सपोज दैट मैन ने किसी एक डब्बे पे फोर्स लगाया, ठीक है। कोई एक इंसान है जिसने एक डब्बे पे फोर्स लगाया, और वो जो फोर्स है उसने डिस्प्लेसमेंट किया। वो जो फोर्स था, मान के चलो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया उसने, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, और डब्बे ने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, डब्बे ने डिस्टेंस कवर कर दी सपोज दैट 5 मीटर की। तो ये बताओ वर्क कितना होगा, ठीक है। तो आई होप सो आई होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। यस, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। चलिए, यस, वर्क। अब इस वर्क से आप लोग क्या समझते हो? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज का ध्यान रखो, वर्क जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है बेटा, ये जो हम लोग जो सामान्य भाषा में वर्क समझते हैं, कार्य, उससे ये अलग है, ठीक है। ये फिजिक्स की लैंग्वेज में है वर्क। इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली नहीं, ये आप प्रैक्टिकलिटी से इसको मत कंपेयर करना। ये थियोरेटिकल है, फिजिक्स के कंसेप्ट के हिसाब से है, इस वजह से इसको आपको उस हिसाब से ही समझना है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसके हिसाब से चलोगे और इसको प्रैक्टिकलिटी से कंपेयर करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आएगी, फिर आप उस चीज़ को वहाँ पे कंपैटिबल नहीं हो पाओगे इस चीज़ को लेकर के। इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो वर्क से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो वर्क किसे कहेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में? फिजिक्स वर्क को क्या डिफाइन करता है, ठीक है। एज अ वर्क फिजिक्स क्या क्या कहता है वर्क के बारे में, ठीक है। फिजिक्स कहता है वर्क के बारे में कि अ वर्क इज सेट टू बी डन, अ वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन a force applied on a body or the object makes certain displacement कह सकते हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ हो जाती है। यहाँ पे सिंपल भाषा में आपसे ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पे यहाँ पे आपने कोई फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो दिस ऑब्जेक्ट मस्ट, ये जो फोर्स है, अगर आप ये फोर्स यहाँ पे लगाते हो तो दिस फोर्स ये क्या करे, ये ज़रूर से एक डिस्प्लेसमेंट करे। यानी कि अगर बॉडी की पोजीशन ये है ए, तो ये इसको ए से खिसका करके बी पे पहुँचा दे,
समझ में आ गई मेरी बात? तब अब अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए आपने कोई x डिस्प्लेसमेंट करी है और ये रहा अप्लाइड फोर्स, तो यहाँ पे अगर बेटा हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? ये जो s है, ये दिस s इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ तक आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे आते हैं, एक दो चीजें और देखते हैं। ओके तो ये क्या है कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस, ये हमारा जो है यहाँ पे वर्क कहलाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को इतना आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब दो तीन चीजें और देख लो। अब यहाँ पे बेटा अगर यहाँ पे आप दो तीन चीजों को और हम लोग मैच करते हैं, देखो ये आपका डेफिनेशन है वर्क का। ठीक है, ये वर्क का डेफिनेशन है, इज सेट टू वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी और द ऑब्जेक्ट मेड सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको यही समझाया हुआ है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर फोर्स आप अप्लाई करते हो तो ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ जाए, लेकिन समहाउ अगर बेटा यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और सिर्फ फोर्स एप्लीकेबल है यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो पूरा का पूरा वर्क हमारा जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? इफ यहाँ पे इसलिए मैं देखो इसलिए यहाँ पे वर्क यानी कि जो अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में वर्क जरूर ये वर्क आपको तभी कहा जाएगा कि फोर्स जब आपने लगाया तो डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो वहां पे आप वर्क नहीं कहा जाएगा, वहां पे आपका वर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो इस फॉर्मूले पे डायरेक्टली अगर आप अप्लाई करते हो, अगर देखो एस का अगर ये डिस्टेंस आपका वैल्यू जीरो है, अगर आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जीरो है तो वर्क इज इक्वल्स टू 4.0 करोगे तो अपने आप वर्क जीरो आ जाएगा। तो देखो क्योंकि ये मैथमेटिकल चीजों पे बेस है इसलिए बात बिल्कुल सही है कि ये चीज आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। चलें आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। ठीक है, तो देखो आई होप सो दिस इज क्लियर। अब आते हैं एक चीज और। ठीक, अब यहाँ पे आता है कि सर हम लोग ने वर्क तो पढ़ लिया, वर्क आपने बहुत सिंपल तरह से समझा दिया है मैंने। ठीक है, कि फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई है ना, और तभी हमारा जो है वर्क कहलाएगा, नहीं तो हमारा वर्क नहीं कहलाएगा, वर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब आते हैं कुछ वर्क के बारे में जान लेते हैं। वर्क की अगर बेटा मैं बात करूं तो वर्क का जो एसआई यूनिट होगा, वर्क का एसआई यूनिट क्या होगा बच्चे, यहाँ पे वर्क का एसआई यूनिट होगा हमारा जूल। ठीक है, जूल यहाँ पे हमारा एसआई यूनिट होगा, और यहाँ पे अगर सीजीएस सिस्टम में बोले तो अर्ग्स आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, अर्ग्स आ गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक आई होप सो किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, क्वांटिटी हमारी क्या होगा, जो वर्क है हमारा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बेटा पॉसिबल होता है, डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती है। सर आप ऐसा कैसे कह रहे हो, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए ना, W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है सर, आपने कैसे बोल दिया कि ये चीज़ आप इसको स्केलर क्वांटिटी कैसे बना देगा सर? ये स्केलर क्वांटिटी बेटा इसको इस तरह से बना देगा, क्योंकि देखो आपको ये जरूर दिख रहा होगा कि यस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट द रिजल्टेंट क्वांटिटी विल बी स्केलर क्वांटिटी। क्यों ऐसा? इस वजह से क्योंकि आपको ये शायद यहाँ पे एक डॉट दिख रहा होगा। ठीक है, डॉट दिख रहा होगा, इस डॉट की वजह से इसकी पूरी सिचुएशन यहाँ पे बदल जाती है। अगर ये डॉट यहाँ पे लगा हुआ है तो ये डॉट इनको क्या बना देगा, स्केलर क्वांटिटी बना देगा। इसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट आपको हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, ये बात आप लिख लो यहाँ पे जो मैंने बोला है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको हमेशा क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। आगे है मेरी बात समझ में? आई होप सो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, यस, ओके। तो ये डॉट प्रोडक्ट वाला हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये हम लोगों को समझ में आ गया है ना। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट चीज में। अब आते हैं हम लोग इस पॉइंट पे बेटा
कि हमारा ये तो हो गया कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली। ओके चलिए, तो इससे अभी तक हम लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि जो हमारा वर्क है, वर्क के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब सर अब ये मुझे बताइए कि इसको हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। अब देखो यूनिट मैंने आपको बता दिया कि यूनिट आपकी एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगी, एसआई सिस्टम में जूल्स हो जाएगी, और सीजीएस सिस्टम में हमारी कितनी हो जाएगी, सीजीएस सिस्टम में हो जाएगी अर्ग्स। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। देखो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है बेटा। वर्क आपका जूल में जाएगा, ठीक है, 1 जूल में यहाँ लिख देता हूँ। देखो फोर्स की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, फोर्स की डेफिनेशन आपको पता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखने वाले हो आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेटा डिस्प्लेसमेंट की क्या लिखने वाले हो, मीटर्स लिखने वाले हो। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। अगर हम केजी की बात करेंगे बेटा तो दिस विल बी 1000 सेंटीमीटर, 1000 ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, मीटर्स है तो ये 100 सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। टाइम हमारा वैसे का वैसे ही रहने दो, और ये फिर से मीटर है यानी कि ये भी 100 सेंटीमीटर में आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ पे? तो एक काम करो, ये 3 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कितने हो गए हमारे, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर और 1 जूल। ठीक है, अब देखो यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। ठीक है, ये आपका एक परफेक्ट रिलेशन निकल के आता है बिटवीन जूल एंड अर्ग्स। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको अच्छे से मेंटेन करके चलो, इसको याद करके चलो, क्योंकि ये कभी कभी बड़ा क्वेश्चन में आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई परेशानी यहाँ पे नहीं हुई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक चीज़ देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं कि अब ये जो है ये जो जूल है, ये ना बेटा आप इसको, ये देखो ये चीज़ आप न्यूटन लिख सकते हो। ठीक है, ये क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स न्यूटन में हो गया, ये मीटर हो गया, तो यहाँ पे एक यूनिट वर्क की हम लोग और बोल सकते हैं, जो 1 जूल है वो बराबर 1 वो न्यूटन मीटर भी कही जा सकती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में बेटा इस टाइप की चीज़ें भी आप लोगों से पूछ लेता है कि ये बताइए ज़रा सा कि जो 1 जूल है वो बराबर क्या न्यूटन मीटर हो सकता है। तो बिल्कुल ये चीज़ें हो सकती हैं, और ये देखो इस टाइप से पॉसिबल है, इसलिए मैंने देखो सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे कवर कर दी हैं। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को सब चीज़ें बेटा क्लियर हो गई हैं, राइट? ओके, चलिए अब आते हैं बेटा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। ठीक है, ओके, यस, चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एसआई यूनिट मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, उसके बाद एक रिलेशन भी मैंने यहाँ पे निकाल करके आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, तो वर्क के बारे में आई होप सो बच्चे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, वर्क आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्क क्या होता है। तो चलो वर्क के कॉन्सेप्ट में और डीप चलते हैं और देखते हैं कि सर ये तो आपने बहुत सिंपल सिचुएशन में बताया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर फोर्स का एप्लीकेशन दूसरे साइड में हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट दूसरे साइड में हो। ठीक है, क्या जरूरी है सर कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो? सर हो सकता है कि डायरेक्शन हम लोगों की चेंज भी हो सकती है, लेकिन सर क्या आप यहाँ पे मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मान के चलिए हमने फोर्स तो अप्लाई किया लेकिन जो डायरेक्शन है वो नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ, तो वैसी सिचुएशन में सर वर्क डाउन क्या होगा, वहां पे हम लोग वर्क डन वहां पे क्या लिखेंगे? ठीक है, तो चलिए इससे डिस्कस कर लेते हैं एक चीजें और। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज केसेस।
अब मैं यहाँ पे केसेस क्यों बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे देखो समझ के चलना दो तीन चीज़ें बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल हाई करके चलते हैं, ठीक। आई होप सो समझ में आ जाएगा, नहीं भी आएगा बेटा कोई बात नहीं, ये मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। बात समझना, देखो बचपन में एक सबने एक तरह का खिलौना खेला होगा, एक तरह का खेल आप सबने खेला होगा कि जैसे कोई हम लोग कार लेके आते थे, ठीक है, कार लेके आते थे, है ना, ये सपोज मान के चलिए कार है, तो उसमें कभी कभी क्या होता था कि बच्चे लोग एक काम ये करते थे कि इस पे एक धागा बांध लेते थे, और ये रहा बच्चा, ठीक है, धागा बांध लिया, और क्या करते थे कि हम लोग ये धागा ऐसे हाथ में पकड़ लेते थे, ठीक है, और हम लोग इधर बढ़ते थे और कार भी हमारी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती थी। समझ में आ गया, यानी कि इसको बांध करके पीछे अपने खींचते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक सिचुएशन सेम एज दैट, अब देखो अब आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन देखो किधर है, फोर्स की डायरेक्शन बेटा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैं एक बार इसको और बना देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बेटा हमारा किस डायरेक्शन में हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर यहाँ पे आप देखो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एंगल थीटा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये जो है चीज हमारा क्या है, अब देखो अब एक्चुअल में हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, लेकिन ये लग किस डायरेक्शन में रहा है? इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए फोर्स का कोई एक हिस्सा, समझना मेरी बात को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या हमारा फोर्स का कोई एक हिस्सा जरूर ऐसा है जो वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इसी डायरेक्शन में लग रहा है, वो ऊपर नहीं लग रहा है, लेकिन वो नीचे की तरफ लग रहा है। टोटल फोर्स एप्लीकेशन बेटा हमारा यही है, देख रहे हो ये जो लाइन है यही है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, फोर्स का कोई एक हिस्सा बोल रहा हूं, हिस्सा यानी कि कंपोनेंट ऑफ द फोर्स की बात कर रहा हूं। वो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स बेटा जरूर से इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा, तभी ये चीज पॉसिबल हो रही कि डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलो देखो, तो यहां पे मैं एक चीज आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझना। यहां पे क्या होता है कि जैसे मान के चलो अगर ये फोर्स कभी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स आपका वर्क कर रहा है, मान के चलिए कोई फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, या तो ऐसे या तो इधर को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर मान के चलिए फोर्स कभी आपका इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ये रहा प्रॉपर फोर्स जो आप इधर इस डायरेक्शन में लगाते हैं, तो हमेशा क्या होता है बेटा, जो ऐसा फोर्स होता है जो तिरछा लगता है, इसके हमेशा दो हिस्से कर लिए जाते हैं, इसके हमेशा दो हिस्से कर लिए जाते हैं, एक नीचे की तरफ किया जाता है और एक ऊपर की तरफ किया जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो नीचे वाले हिस्से को बेटा हम लोग बोलते हैं एफ कॉस थीटा, क्या बोलते हैं? एफ कॉस थीटा। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एफ साइन थीटा बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। और ये एंगल, क्योंकि बेटा ये कॉस थीटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये एक देखो एक एंगल बन रहा है कॉस, ये थीटा नाम का, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा होगा फोर्स का वो क्या होगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा आपका, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो ये दो हिस्से होंगे बेटा, फोर्स जब भी तिरछा लगेगा तो यहां पे दो टाइप के फोर्सेस होंगे, ठीक है। यस ओके, ठीक है। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पे फोर्स के दो हिस्से कौन कौन से होंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा, ये होगा एफ साइन थीटा। तो बेटा ये एफ कॉस थीटा जो एफ साइन थीटा है, इन दोनों को अगर मैं बोलूं तो इन दोनों को नाम दिया जाता है कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, समझ में आ गया। कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है, एफ कॉस थीटा है, एफ साइन थीटा है, समझ में आ गया। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्योंकि देखो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की ये है और फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आप वर्क डन निकालोगे वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा एस, एफ कॉस थीटा एस, ये आ जाएगा, ठीक है। एफ कॉस थीटा एस इस सिचुएशन में आपका ये होगा,
ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बेटा क्योंकि कॉस थीटा अब आ गया है, यानी कि अब हमारे पास कॉस थीटा आ गया है, तो अब अपने को यहाँ पे क्या करना होगा कि बेटा जो थीटा की वैल्यू होगी उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू में आपको चेंज दिखेगा। समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ पे आपको वैल्यूज में चेंज दिखेगा, अगर यहाँ पे हमारी क्योंकि कॉस थीटा आ गया है इस वजह से यहाँ पे वैल्यू में आपको चेंज दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ चेंजेस देखते हैं, सर्टेन चेंजेस रिगार्डिंग दिस। ठीक है, चलिए ओके। सो अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी विच इज कॉल्ड FW is equals to F cos theta dot S। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। दिस विल बी एप्लीकेबल व्हेन जब दिस विल बी एप्लीकेबल व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑब्लिकली ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अकर नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बट इन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो यहाँ पे क्या है कि चलो F cos थीटा S यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे थीटा आप 3 ले सकते हो। थीटा एक बार ले सकते हो आप 45 डिग्री, फिर आप यहां ले सकते हो 60 डिग्री, फिर आप यहां ले सकते हो 90 डिग्री, और फिर यहां पे आप ले सकते हो 180 डिग्री। ठीक है, या एक काम करते हैं, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, यहां तक लेते हैं, है ना। चलो अब इसके अकॉर्डिंग बेटा यहां पे देखते हैं कि वैल्यूज क्या क्या आएंगी, है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज हमारी क्या होंगी। कॉस थीटा की वैल्यूज देखो, ये आपको बेटा समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ, ये वैल्यूज आप यहाँ पे कंसल्ट कर लेना। ठीक है, ये चीजें वैल्यू आपको याद कर लेना। देखो कॉस 45 पे हमेशा वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, 1/√2 हमेशा cos 45 पे वैल्यू होती है। cos 60 पे होती है बेटा 1/2। ठीक है, और cos 90 पे वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सपोज दैट कि अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ फोर्स की, ठीक है, तो अगर फोर्स में cos थीटा हमारा मान के चलो अगर यहाँ पे मैंने 45 रख दिया और डॉट एस रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क जो आएगा हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ गई है मेरी बात? ठीक है, लेकिन अगर हमने W इज इक्वल्स टू F cos थीटा रखा और थीटा की जगह पे मैंने रख दिया 90, ठीक है, 90 रखा और यहाँ पे लिखा डॉट एस, तो ये देखो क्योंकि 90 पे वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी कि फोर्स 0, डिस्प्लेसमेंट इधर आ गई, यानी कि वर्क भी हमारा 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया वर्क 0। अब यहाँ पे देखो इससे बढ़ा करके इसको 90 कर देते हैं, सॉरी 180 कर देते हैं। ठीक है, 180 करते हैं, तो अब देखो 180 पे क्या होगा। चलो अब यहाँ पे देखो यस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यस, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो cos 180 का वैल्यू बेटा हमारा कितना होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हम लोग देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या होगा, देखो ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, F cos 180 डिग्री पुट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दिस, तो दिस विल बी निगेटिव ऑफ F डॉट एस, यानी कि ऐसी सिचुएशन में बेटा हमारा वर्क कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हम लोग 3 सिचुएशंस को डिड्यूस करते हैं। हमने यहाँ पे 3 सिचुएशन डिड्यूस करी, क्या हमने ये देखा कि सर हमारा वर्क पॉजिटिव हो रहा है,
वर्क जीरो हो रहा है और वर्क नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, वर्क यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव के लिए बेटा देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस, अगर 0 डिग्री आपसे पूछा है तो कॉस 0 पे 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक मेंशन कर दे रहा हूँ 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपका, कॉस 90 पे वैल्यू आपकी बेटा हो जाएगी 0, ठीक है। कॉस 60 डिग्री अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2, ठीक है। और यहाँ पे अगर कॉस 180 लिखा है जो कि मेंशन ही होना है, ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास वैल्यूज होंगी। अब यहाँ पे देखो तो जो वर्क है हमारा ये 3 हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। अब ये आता है कि सर ऐसी सिचुएशन हम लोगों को मिलने कहाँ वाली है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन हम लोगों को मिलने कहाँ वाली है। देखो ऐसी सिचुएशन बेटा आपको कहाँ पे मिलेगी, देखो फर्स्ट सिचुएशन की अगर हम बात करें, केस नंबर 1, व्हेन योर वर्क इज पॉजिटिव, व्हेन योर वर्क इज पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव वर्क कब होने वाला है, पॉजिटिव वर्क कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में। तो ये सिचुएशन क्या होगी, वर्क इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा डॉट एस, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा सीधा, क्योंकि ये जो कॉस थीटा है ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एफ एस आ जाएगा, है ना। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हो उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। मान के चलो ये कार है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हमारी हो गई, तो ये सिचुएशन आपकी एफ एस की हो जाएगी। समझ में आ गया। अब आते हैं सेकेंड सिचुएशन में। सेकेंड सिचुएशन बेटा हमारी क्या थी, केस नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। केस नंबर 2 बेटा हमारे यहाँ पे क्या था, केस नंबर 2, व्हेन थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या है, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री वैल्यू 0 होती है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे W इज इक्वल्स टू एफ कॉस एस लिखूंगा, ठीक है, एफ कॉस थीटा एस, तो यहाँ पे ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉस 90 पे वैल्यू बेटा कितनी होती है, मैंने आपको बताया हुआ था 0 डिग्री होती है। तो दिस विल बी 0 डॉट एस, तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। अब ये एग्जाम्पल कहाँ है, ये एग्जाम्पल देखो आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे कब होता है, जो कुली देखा है आप लोगों ने, कुली क्या करता है कि सर पे क्या करता है, सर पे सामान रख लेता है ऐसे, ठीक है, सामान ऐसे सर पे रख लेता है और इस डायरेक्शन में आगे इसको ऐसे पकड़ के हाथों से, और ये आगे की तरफ बढ़ता है। अब देखो फोर्स जो है इस जो जितने भी ऑब्जेक्ट इसने रखे हैं वो फोर्स किधर आएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। अब ये बढ़ किधर रहा है, किधर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, बढ़ किधर रहा है, इधर। तो अगर आप फोर्स का डायरेक्शन देखो नीचे है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है, इसलिए देखो यहाँ 90 मेंशन किया है। तो वर्क डन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि कुली द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता है, ये सिर्फ फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखा है, रियल में बोल दोगे तो बहुत पिटे जाओगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और मैं इसका आप लोगों के साथ बताता हूं। एक एग्जांपल बेटा सर्कुलर मोशन का देख लो। अब देखो सर्कुलर मोशन मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के फोर्सेस लगते हैं, एक होता है अंदर की तरफ विच इज सेंट्रीपिटल एंड एक होता है बाहर की तरफ विच इज सेंट्रीफ्यूगल। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो मोशन होता है वो होता है इस डायरेक्शन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में। फोर्स किधर एक्ट कर रहा है बच्चे, वो फोर्स एक्ट कर रहा है आपका इस डायरेक्शन में, या तो अंदर ले लो बाहर ले लो, बात एक ही है। लेकिन अगर एंगल देखोगे तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। तो जहां जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 बनेगा वहां पे वर्क की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, यानी कि वहां पे वर्क डन हमेशा 0 होगा, ठीक है। आई होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन में, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक, ओके। अब चलिए अब आता है हमारा पोर्शन नेक्स्ट की व्हेन, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन में। यस चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज केस नंबर 3।
है ना, जहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू 180 मिलने वाली है। अब देखो थीटा में मैंने आपको बताया हुआ था कि cos 180 इज -1 का वैल्यू। ठीक है, अब देखो ऐसी सिचुएशन में बेटा वर्क डन हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा डॉट एस, यहाँ पे वैल्यू रखोगे 180 की तो ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा विच इज दिस। अब ये सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ पे वर्क नेगेटिव होगा। तो ऐसा सर एग्जाम्पल कहाँ पे होता है, देखो ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको सेट बता रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जाम्पल कहाँ है। ये एग्जाम्पल ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट आप बेटा ऊपर के डायरेक्शन में फेंकते हो, ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे अब देखो ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, ऊपर, और जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि फोर्स नीचे लग रहा है और वर्क और जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो किधर है, वो है ऊपर की साइड पे। डिस्प्लेसमेंट ये रहा, एंगल कितना यहाँ पे बन रहा है 180। ठीक है, ये एंगल देखो, ठीक है, तो ये कितना एंगल बन रहा है 180, तो ये यहाँ पे यानी कि वर्क डन कितना होगा बेटा, नेगेटिव होगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो आई होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। अब देखो एक चीज यहाँ पे और समझना, तुम लोगों को बस यही ध्यान रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, अगर वो एंगल 90 से कम है तो वर्क हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि 90 पे कॉस 0 हो जाता है और वहां पे जो वर्क है वो आपका 0 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, इसलिए कॉस 90 से बचाओ। ठीक, कॉस 90 पे तुम्हारी वैल्यू वर्क की पूरी 0 हो जानी है। अगर वैल्यू कॉस यानी कि जो थीटा है अगर वो 90 नहीं बन रहा है, 90 से कम की कोई भी वैल्यूज है, तो वहां पे तुम्हारा वर्क हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझ गया मेरी बात, 90 से ऊपर जाओगे तो फिर वहां पे निगेटिव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। चलो, तो यहाँ पे अभी तक बेटा हम लोगों ने 3 केसेस पूरे पूरे वर्क के डिस्कस कर लिए। वर्क के में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए कि वर्क हमारा क्या होगा, कितना होगा, क्या उसकी क्वांटिटी होगी, क्या हम लोगों ने इसमें ये पढ़ लिया रिलेशन उसके क्या होंगे। तो हम लोगों का बेटा पूरा पूरा वर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो चलो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने वर्क में ओवरऑल पढ़ा क्या। वर्क में हम लोगों ने बेटा देखो वर्क की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है, वर्क की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक, हम लोगों ने वर्क का फॉर्मूला देखा, ठीक है, ये समझ में आया कि ये क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, और मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखवाया भी है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट आपको हमेशा कैसी क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसकी यूनिट क्या होगी, वो हो जाएगी यूनिट जूल्स, क्योंकि वर्क है तो एनर्जी कंजम्पशन की बात करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है वो सेम होना है। एक यूनिट मैंने आपको और बताई थी, इसको न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर भी बोला जाएगा। ठीक है, यहां तक आई होप सो क्लियर है आप लोगों को। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज देखते हैं कि अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोग ने वर्क की डेफिनेशन देख ली, फॉर्मूला देख लिया, ये देख लिया, उसके बाद डिफरेंट सिचुएशन में केसेस देख लिए। केसेस क्या देखे कि थीटा 3 टाइप से हो सकता है, एक हो सकता है 0, एक हो सकता है 90 और एक हो सकता है 180। ये 3 सिचुएशन में हम लोगों ने वर्क को निकाल लिया। हमें पता चला कि 0 डिग्री पे वर्क पॉजिटिव होता है, 90 डिग्री पे वर्क हमारा 0 होता है, ठीक है, और 180 पे हमारा वर्क नेगेटिव हो जाता है। ये 3 सिचुएशन मैंने आपको यहाँ पे लगे हाथ बता दी। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज के साथ हम लोगों का वर्क का कंपोनेंट यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बेटा अपने आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ, विच इज एनर्जी। ठीक है, तो वर्क, पावर, एनर्जी, यहाँ पे तीनों चीजें एक साथ ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।